दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें हम आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और दोस्तों इससे आपको 5 से 6 मार्क्स का आपको इससे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर प्रश्न आएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिएगा। आपको हम एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि आपको रटना नहीं पड़े। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से समझिए ताकि आप अच्छी तरह से याद कर लें और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो आप अच्छी तरह से इसे बनाइए और अच्छा मार्क्स उठाइए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों यह मेरा जो है रिवीजन वीडियो है। आप अगर और भी मेरा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है या नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला नंबर में कह रहा है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों यानी आपसे पूछा जाए कि परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वह क्या होता है। तो दोस्तों आप फार्मूला एक पढ़े होंगे कि दो चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है दोस्तों वह एफ बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मेरा एप्सिलॉन नॉट जो है दोस्तों वह परमिटिविटी है। ठीक है, इसी का यूनिट आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एप्सिलॉन नॉट बराबर अगर आप यूनिट निकालते हैं तो मेरा ये जो है दोस्तों यह कांस्टेंट है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और Q1 Q2 ठीक है, तो Q1 Q2 चार्ज है तो यहाँ पे मेरा जो दोनों का जो यूनिट हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मेरा ए आर जो है दोस्तों वह डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, तो वह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मेरा फोर्स जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट होता है वह न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो अगर आप इसे सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, वह कूलॉम स्क्वायर बटा मीटर के स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, यानी पर न्यूटन और m के पावर -2 और कूलॉम स्क्वायर, तो मेरा बी ऑप्शन दे रहा है। यानी मेरा जो है दोस्तों इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर न्यूटन और मीटर के पावर जो है -2 और कूलॉम स्क्वायर। मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी परमिटिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वह पर न्यूटन मीटर के पावर -2 और यह कूलॉम के स्क्वायर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के लगने वाले बल समानुपाती होता है। तो दोस्तों आप फार्मूला आपको बताएं कि वन एफ बराबर मेरा जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको फोर्स जो लग रहा है उसका जो बीच में लगने वाला जो बल है फोर्स है उसका समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एफ जो है वह डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर में है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस एफ बराबर जो है इसको हम इनवर्स मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मैंने आर के पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा जो है दोस्तों बल बीच में लगने वाला जो बल होगा उसका जो प्रोपोर्शनलिटी होगा दोस्तों वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मेरा वैल्यू होता है वह 9 × 10 के पावर 9 होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है कितने फैराड होता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है, यानी आपको 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना फैराड के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों 1 माइक्रोफैराड बराबर जो होता है दोस्तों वह 10 के पावर -6 फैराड के बराबर होता है। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो मेरा 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 1 नैनो फैराड बराबर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 1 नैनो फैराड बराबर जो होता है वो 10 के पावर -9 फैराड होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 1 पिको फैराड भी पूछा जाता है 1 पिको फैराड। तो दोस्तों अगर पिको फैराड पूछे तो 10 के पावर -12 फैराड के बराबर होता है। ठीक है, 10 के पावर -12 फैराड के बराबर। दोस्तों आपको 3 हम बताएं, तीनों आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। माइक्रोफैराड 10 के पावर 6 हो गया और नैनो फैराड हो गया 10 के पावर 9 हो गया
और पिको फैराड जो हो गया 10 के पावर 12 हो गया। तो मेरा है यहाँ पे माइक्रो पूछ रहा था तो मेरा 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 के पावर -6 फैराड जो होगा वह 1 माइक्रो फैराड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। तो दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न करने से पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम फाइनल एग्जाम का जो है रिविजन शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में होगा दोस्तों जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है। दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि कैपेसिटर से, ठीक है, उसको आप पैरेलल मैंने कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वह जो क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी जो होगा वह सभी संधारित्र के लिए यानी सभी कैपेसिटर के लिए जो होगा वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है आवेश, दूसरा में दे रहा है ऊर्जा और तीसरा में दे रहा है विभवांतर और चौथा में दे रहा है धारिता। तो दोस्तों अगर आप कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल कनेक्ट करिएगा तो उसमें जो होगा दोस्तों विभवांतर जो होता है यानी वोल्टेज जो होता है दोस्तों वह सभी कैपेसिटर के लिए समान होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं संधारित्र को यानी कैपेसिटर को तो उसका जो कैपेसिटी होगा वह मैंने उसका कैपेसिटर में जो होगा वह वोल्टेज विभवांतर का जो होगा वह वैल्यू जो होगा सभी के लिए समान होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है वन डी ग्राफ्ट जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। दोस्तों वन डी ग्राफ्ट जनरेटर जो है दोस्तों वह एक मशीन है, वह उत्पन्न करता है तो प्रतिवर्ती धारा, दूसरा में उच्च आवृत्ति की धाराएं और तीसरा जो है कई लाख वोल्ट का विभवांतर और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वन डी ग्राफ्ट जनरेटर जो है दोस्तों वह कई लाख वोल्ट का विभवांतर जनरेट करता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब यह जो होता है दोस्तों वह हाई वोल्टेज जो है जनरेट करता है, वह जनरेटर है जो हाई वोल्टेज का करंट को जनरेट करता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि आवेश के रैखिक घनत्व SI मात्रक होता है। दोस्तों आवेश के जो रैखिक घनत्व का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आवेश का जो होता है यानी चार्ज का जो होता है वह लीनियर डेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों वह कूलम्ब पर मीटर होता है। तो मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। कहने का मतलब आवेश के जो रैखिक घनत्व का SI मात्रक होता है वह कूलम्ब पर मीटर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना दिया हुआ है तो आपको धारा की आवृत्ति ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको आवृत्ति निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह ओमेगा बराबर जो होता है वह 2πf होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ओमेगा जो है दोस्तों वह 200 पाई जो है दोस्तों वह ओमेगा का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 पाई हो गया, 200 पाई बटा 2πf, ठीक है। तो मेरा f जो है यह फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ से पाई कट गया और यहाँ से 200 से 2 अगर काटी कितना जाएगा तो 100 मतलब कट जाएगा। तो मेरा जो f बराबर जो आ गया दोस्तों वह कितना गया 100 और CPS मेरा साइकिल पर सेकंड मेरा यूनिट हो गया, ठीक है। तो मेरा 100 कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होगा 100 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात है। तो दोस्तों 9 नंबर में आपको पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू होता है और उसका जो RMS वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट का, उसका दोनों का आपको अनुपात बताना है। तो दोस्तों आप रिलेशन जानते होंगे कि IRMS बराबर जो होता है दोस्तों वह I0 बटा के √2 होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि शिखर मान मैंने I0 जो होता है दोस्तों वह अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू होता है, ठीक है। मैंने शिखर मान होता है और IRMS जो हो गया मैंने अल्टरनेटिंग करंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, ठीक है। तो कह रहा है शिखर मान बटा, मैंने पहले हमको शिखर मान का धरना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I0 बटा के IRMS, ठीक है। RMS हो गया बराबर के √2 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात, ठीक है। तो देखिए शिखर मान हो गया और RMS वैल्यू का दोनों का मेरा अनुपात कितना आ गया, तो √2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। 9 नंबर का मेरा राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि किसी चालक की धारिता
बताना है दोस्तों कि किसी भी चालक का जो धारिता होता है, तो दोस्तों आप कैपेसिटी बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्यू बाई भी। तो मेरा क्यू जो है दोस्तों वह माने आवेश है, चार्ज है, और भी जो है दोस्तों विभव है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात के तुल्य होता है। तो मेरा देखिए आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे 10 नंबर का, किसी चालक का जो धारिता होता है, कैपेसिटी होता है, आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि अनेक छोटे संधारित्र को मिलाकर निम्नांकित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको बताना है कि आपको छोटे छोटे संधारित्र दिए, मैंने कैपेसिटर दिया हुआ, ठीक है, उसको आपको किस प्रकार से आप जोड़ते हैं कि महत्तम विद्युत मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला दे रहा है श्रेणी क्रम में, और दूसरा दे रहा है समांतर क्रम में, और तीसरा दे रहा है मिश्रित क्रम में, और चौथा दे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो मेरा पे यहाँ पे बी ऑप्शन समांतर क्रम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप समांतर क्रम में अगर मैंने संधारित्र कैपेसिटर को आप जोड़ते हैं, तो उसका जो धारिता होगा दोस्तों वह मैक्सिमम महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त होगा उसे। ठीक है, और इसका सी इक्विवेलेंट कहने का मतलब मेरा कैपेसिटी इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह C1 प्लस C2 प्लस इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ता है, और यही अगर आपका जो सीरीज में होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर जो होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए मेरा जो समांतर क्रम में जो मेरा आता है दोस्तों कैपेसिटी मैंने इक्विवेलेंट मैंने कैपेसिटी जो आता है वह मैक्सिमम आता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। एक प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिन्हें कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के जो छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना है उसे कहते हैं परमाणु कहते हैं, या न्यूट्रॉन कहते हैं, या कणिका कहते हैं, या पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं उसे जो है कणिका कहते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे कणिका बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब प्रकाश में जो छोटा छोटा कण मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है, उसी जो है हम लोग कणिका कहते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप हमारा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बताए गए हैं दोस्तों। अगर आप वो सब वीडियो देखते हैं तो वो सब वीडियो से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई, दोस्तों कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर आप बढ़ाते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, घटती है, बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला पढ़े होंगे वह लैम्डा कैपिटल डी बटा के 2D पढ़े होंगे। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो होता है दोस्तों फार्मूला होता है, तो यहाँ पे डी जो होता है दोस्तों, कैपिटल डी जो मेरा है यहाँ पे, यह जो है दोस्तों वह स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है। ठीक है, अगर आप डी को बढ़ाते हैं तो मेरा जो विड्थ भी होगा, कहने का मतलब फ्रिंज की जो चौड़ाई होगा दोस्तों वह भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन, बढ़ती है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। दोस्तों किसी अवरोध के कोर से अगर प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है दोस्तों वह क्या कहलाता है, तो वह विवर्तन कहलाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि कुंडली में अपने ही धारा के कारण विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। दोस्तों कुंडली कहने का मतलब मेरा जो कुंडली में जो है अपने अपने धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल जो जनरेट हो जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है चुंबकीय, दूसरा दे रहा है चुंबकीय आघूर्ण, और तीसरा दे रहा है स्वप्रेरण करने मतलब सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और चौथा दे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुंडली में जो अपने ही धारा के कारण जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है दोस्तों उसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, यानी स्वप्रेरण कहते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे स्वप्रेरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में जो लाल रंग का मान होगा दोस्तों वह क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम इसके पर ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे कि बीबी रोए, इस तरह से हम ट्रिक आपको एक वीडियो इस पर बना चुके हैं दोस्तों। तो मेरा बी जो है गोया वह ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, या रेड हो गया। ठीक है, इधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 0 1 2। ठीक है, तो मेरा रेड कलर के लिए कितने नंबर पे आया है, 2 नंबर पे आया। ठीक है, तो मेरा इसका जो कलर कोड का मान जो हो जाएगा दोस्तों वह 2 हो जाएगा। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कार्बन प्रतिरोध में जो कलर कोड में लाल रंग का मान होगा वह 2 होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश तरंग है। दोस्तों आपको बताना है कि लाइट
लाइट वेव्स जो है वह क्या है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाइट वेव जो होता है वह ट्रैवर्स होता है, कहने का मतलब अनुप्रस्थ होता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे अनुप्रस्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब प्रकाश तरंग जो है दोस्तों वह अनुप्रस्थ तरंग है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ध्वनि तरंग आपसे पूछे तो वह जो होता है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कह रहे हैं जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह क्या है, होगा वह घटता है, सॉरी बढ़ता है या घटता है, या अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी बॉडी को अगर आप उसे चार्जड करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होगा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो मेरा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, कहने मतलब प्रकाश तंतु संचार जो होता है दोस्तों वह किस घटना पर आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दूसरा दे रहा है प्रकीर्णन, और तीसरा दे रहा है परावर्तन, और चौथा दे रहा है व्यतिकरण। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी है प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। और ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह कम्युनिकेशन में, संचार में उपयोग किया जाता है, संचार प्रणाली में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। दोस्तों आपको किसी भी एक पॉइंट पर जो सभी बीज मैंने धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, मैंने अलजेब्रिक सम ऑफ एट ए पॉइंट ऑफ ऑल करेंट इज जो होता है इक्वल टू, जो बराबर होता है वह कितना होता है, तो वह शून्य के बराबर होता है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शून्य होता है। कहने मतलब विद्युत परिपथ में किसी भी एक पॉइंट पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य के बराबर होता है। यह दोस्तों किरचॉफ का जो पहला नियम यही मेरा कहता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि जो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो शून्य होता है वह किसका नियम है, तो वह किरचॉफ का नियम है, भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि किसी उच्चारण, दोस्तों यहाँ पे गलती से उच्चारण लिखा गया, यहाँ पे ऊंचाई होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहने का मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटने हैं तब। तो दोस्तों आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों इस तरह का, अगर आप इसका कुंडली अगर का इसका जो कोर का होता है इस तरह का अगर इमेज बनाते हैं तो यहाँ पे मेरा जो हो गया प्राइमरी कॉइल हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्टेप अप कर रहा है। ठीक है, स्टेप अप में जो होता है दोस्तों वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो अगर जो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो N2 का रोटेशन मैंने लपेटनों की संख्या होता है, कहने मतलब मेरा जो सेकेंडरी कॉइल का जो रोटेशन होता है नंबर ऑफ वायर का वह ज़्यादा होता है। तो मेरा N2 यहाँ पे अधिक हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, मेरा जो N2 अधिक हो जाएगा N1 के रिस्पेक्ट में, प्राइमरी वाला से जो होगा सेकेंडरी अधिक होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों अगर N1 अधिक होता और N2 कम होता तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता। ठीक है, आप इसे ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A है तो उसके उसके परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें इस तरह का एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको बताया हुआ कि परमाणु क्रमांक करने का मतलब आपको दिया हुआ एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ Z दिया हुआ, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास है कहने मतलब द्रव्यमान संख्या जो है वह A दिया हुआ। ठीक है, तो आपसे जो है पूछ रहा है कि प्रोटॉन की संख्या, तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या जो होता है वह परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक के बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या होता है। अगर आपसे यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाता है तो यहाँ पे एटॉमिक मास में से अगर आप एटॉमिक नंबर को घटा देते तो मेरा न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल कर आ जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन पूछा जा रहा है तो वह Z के बराबर होगा, कहने मतलब परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों आपको विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप P बराबर जो फार्मूला पढ़े होंगे वह भी I पढ़े होंगे। ठीक है, एक फार्मूला आप पावर बराबर जो विद्युत परिपथ के जो शक्ति पावर बराबर फार्मूला होता है वह V इंटू आई का भी जो है मेरा विभव है, मैंने विभवांतर है, और I जो है करंट है। ठीक है, तो दोस्तों आपको P बराबर निकालना है। तो यहाँ पे आप एक और फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों V इजकल टू आई आर। ठीक है, यह मेरा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है, ओम्स लॉ के द्वारा। तो यहाँ पे I बराबर अगर निकालते हैं तो V बटा के R आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप I की जगह वैल्यू पुट करिएगा तो मेरा V और V बटा के R आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R आ गया, तो मेरा V से हो गया V स्क्वायर हो गया और R का मेरा R हो गया, तो
मेरा कौन सा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर बटा आर कौन सा ऑप्शन में है, तो मेरा सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब विद्युत परिपथ में जो शक्ति होती है वह वी स्क्वायर बटा आर के बराबर होती है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट्स का आपको एसआई मात्रक बताना है। तो दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन एम्पियर मीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। दोस्तों आपको बताना है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन की जो ऊर्जा है दोस्तों वह क्या है। तो दोस्तों आप एनर्जी बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, वह एच सी वाई के लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे एच सी वाले एनर्जी बराबर फोटोन की ऊर्जा मैंने ऊर्जा बराबर एनर्जी बराबर जो होता है फार्मूला वह एच सी वाई के लैम्डा होता है, ठीक है। तो मेरा यही मेरा फार्मूला है। तो दोस्तों एच जो है मेरा प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। इसका जो मैंने मात्रक इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों आप याद कर लीजिएगा 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। 34 जूल सेकेंड होता है इसका वैल्यू, आप याद रखिएगा, इसका यूनिट भी याद कर लीजिएगा। हमारा सी जो है लाइट ऑफ वेलोसिटी है ना, प्रकाश का चाल, और लैम्डा जो है दोस्तों वह वेवलेंथ है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये रिलेशन याद रखिएगा एच सी बाई लैम्डा, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। दोस्तों आपको बताना है कि एंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों वह क्या है। तो दोस्तों आप इस पर हम लॉजिक गेट पर एक वीडियो हम आप लोग के लिए अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, अगर कोई वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे देख सकते हैं जाकर, उसका लॉजिक गेट का मेरा वीडियो बना हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छे तरह से सभी को समझाया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बुलियन व्यंजक पूछ रहा है, ठीक है। मैंने बुलियन अलजेब्रा मेरा बुलियन इक्वेशन होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका एंड गेट का हम सिंबल बता देते हैं, ठीक है। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है दोस्तों, एंड गेट का जो सिंबल है वह आपको इस तरह डी लिखना है, और यहाँ पे मेरा ये जो होता है यह सिंबल इस तरह का होता है। तो इसका इनपुट मेरा इस तरह का है, तो आउटपुट मेरा सी जो होता है दोस्तों वह ए डॉट के बी होता है, ठीक है। ए डॉट के बी होता है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको हम ट्रिक बताए थे दोस्तों कि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ए एन डी। तो दोस्तों आपको डी देखिए, डी की तरह ही मेरा सिंबल भी है, और डी से आपको क्या पकड़ना है, डी से आपको याद करना है डॉट, ठीक है। डी से डॉट होता है तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। डॉट यहाँ पे देखिए ए डॉट बी, और मेरा और गेट का यही पूछता है दोस्तों, तो मेरा जो आउटपुट का फार्मूला होता है वह सी बराबर जो होता है वह ए प्लस के बी होता है, ठीक है। और गेट के लिए आप याद रखिएगा कौन गेट के लिए, तो यह जो होता है और गेट के लिए होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर नॉट गेट के पूछता है तो अगर आप ए इनपुट देते हैं तो उसका जो आउटपुट जो होता है वह ए बार होता है, ठीक है। ए बार हो जाता है, आउटपुट जो होता है ए बार होता है, ठीक है। इसमें ए बार का ए का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम तीनों बता दिए। ए मेरा जो हो गया वह एंड गेट के हो गया, यह हो गया जो और गेट के हो गया, यह जो हो गया नॉट गेट का हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर पे। 27वां नंबर में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व में सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक। तो दोस्तों सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है वह हेनरी होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे हेनरी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और कूलॉम जो होता है दोस्तों वह आवेश का जो यूनिट होता है वह कूलॉम होता है, और वोल्ट जो है दोस्तों वह विभवांतर का होता है, ठीक है। और मेरा हेनरी जो होता है वह सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि दशमिक संख्या 20 का द्विधारी होता है। दोस्तों आपको बताना है कि बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 20 इज, तो मैंने 20 का आपको 20 का आपको डेसिमल नंबर को जो है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से एक प्रश्न इस पर जरूर आता है। तो दोस्तों आपको काफ़ी इजी तरीका से हमको आपको बता देते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 20 लिख लेना है, आपको इस तरह से कर देना है। और दोस्तों अगर बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए तो हमेशा आप 2 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 से अगर आप भागा लगाते हैं तो कितना मरतब लगेगा, पूरा पूरा कट जा रहा है 10 मरतबे। तो और यहाँ पे शेषफल मेरा जो है दोस्तों कुछ भी नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है। तो जितना आप कितने बार में आप मल्टीप्लाई करके लगा रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, और जो आपका मैंने शेषफल बचे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आप 2 से भागा दीजिएगा, ठीक है। कितना मरतब लगेगा, तो 5 मरतब में लगेगा। तो कितना मेरा जो है शेषफल बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 हो गया। फिर 2 से आप भागा लगाते हैं तो कितना 2 मरतब लगेगा, मेरा शेषफल कितना आएगा, तो 1 आएगा,
ठीक है। फिर आप 2 से लगाते हैं तो कितना एक मतलब लगेगा, शेषफल जो है 0। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमेशा जो वैल्यू होगा दोस्तों वह नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 1 0 0, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे बाइनरी के लिए 2 होता है, ठीक है। या बेस जो होता है बाइनरी के लिए 2 यूज किया जाता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो मेरा ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब 20 का जो आपका डेसिमल नंबर जो है उसको कन्वर्ट करिएगा बाइनरी में, तो मेरा 10100 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप इसका चेक करने के लिए भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप पहले भी हम वीडियो जो बनाए हैं उसमें आपको चेक करने का रूल भी बताया है, तो आपको हम बता देते हैं फिर से एक बार, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो आपका कन्वर्ट करके आएगा उस तरह से लिख लेना है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और दूर दूर पे लिखते हैं 10100, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। 2 2 2 यहाँ से आप 0 लिखिएगा, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे 1 है, ठीक है। आपको 0 जो होगा उसको 0 वाला को आपको फटाक दिया काट देना है सभी को, ठीक है। और यहाँ पे सभी के साइन बीच में जो होता है दोस्तों वह प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 कितना होता है, तो वह 4 होता है। और 2 के पावर 4 कितना होता है, तो यह 16 होता है, ठीक है। आप इसे आसानी से आप फिर दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ रहा है, मेरा 20 आ जा रहा है। यानी मैं हम जो निकाल के लाए हैं, मेरा बाइनरी नंबर कन्वर्ट करके लाए हैं, मेरा ये ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट है, यानी 20 आ गया है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। 29 नंबर में कह रहा है कि 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। कह रहा है 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक देखिए आपको आप पढ़े होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में जो मेरा जो होता है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन बारे में जो चार्ज होता है वह कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है, ठीक है। 19 कूलॉम होता है। तो आपको 1 कूलॉम आवेश में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इधर 1 कूलॉम कर देते हैं तो यहाँ पे 1 बट्टा के 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक, -19, ठीक हो गया। इसे 1 कूलॉम बराबर हम निकाल लिए इतना। अगर इसी को आप अगर मैंने आपको इसे सोल्यूशन करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको आपको काटिएगा तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। मेरा 6.26 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 कूलॉम जो होता है वह इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो कौन सा भाग होता है वह दृश्य भाग में होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लाइमन श्रेणी, दूसरा है बामन श्रेणी, तीसरा है पासन श्रेणी, और चौथा है ब्रैकेट श्रेणी। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए, और अगर आप हमारा और भी दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।